मॉर्निंग। आज मैं फिर एक बार आपके सामने अकाउंटिंग इक्वेशन को लेकर आया। इससे पहले वाले जो वीडियो था उसमें भी मैंने आपको अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना सिखाई थी। ठीक है, आज मैं फिर से वही चीज आपको एक बार रिकॉल करवा रहा हूं, अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, कुछ ट्रांजेक्शन्स लिखे हुए हैं और कुछ कॉलम्स बने हुए हैं। वन आफ्टर वन मैं ट्रांजेक्शन्स को पढ़ते जाऊंगा और आपको समझाते जाऊंगा कि हाउ द अकाउंटिंग इक्वेशन इज बीइंग prepared. Okay, so first transaction which is given here, started business with cash rupees 50,000. ठीक है, accounting equation we know very well, assets and liabilities of the business are always equal. After every transaction, assets and liabilities will become equal. Means there will be change in assets as well as in liability, and both of them will become equal after each and every transaction. How it will happen, I will show you here. ठीक है, तो पहला जो ट्रांजेक्शन है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। यहां पर जो ट्रांजेक्शन है इसमें किया गया है कि बिजनेस को स्टार्ट किया गया है विद कैश। कैश जो बिजनेस में इन्वेस्ट की गई है, दैट इज ऑल्सो नोन एज कैपिटल। तो बिफोर दिस ट्रांजेक्शन देयर इज नथिंग, नो असेट एंड नो लायबिलिटीज। आफ्टर दिस ट्रांजेक्शन, इस ट्रांजेक्शन के बाद बिजनेस में एक असेट जनरेट हो रही है जिसका नाम होगा कैश। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं एक असेट का नाम कैश। ओके, दिस कैश इज इन्वेस्टेड बाय द बिजनेसमैन इन द बिजनेस। ओके, तो ये कैश बिजनेस की असेट इसलिए हो जाती है बिकॉज इट इज हैड नाउ बाय बिजनेस एंड इट कैन बी यूज्ड बाय द बिजनेस फॉर इटसेल्फ। ओके, तो कोई भी चीज जिसको आप अपने लिए यूज कर सकते हैं, अपने फायदे के लिए यूज कर सकते हैं, अपने प्रोग्रेस के लिए यूज कर सकते हैं, अपने काम के लिए यूज कर सकते हैं, वो सारी चीजें आपकी क्या कहलाती हैं? असेट कहलाती हैं। तो द कैश विच इज गिवन बाय द बिजनेसमैन इज नाउ इन बिजनेस विच कैन बी यूटिलाइज्ड बाय द बिजनेस फॉर इटसेल्फ। तो ये बिजनेस के लिए क्या कहलाएगी? असेट। ऑन द अदर हैंड, दिस money or this cash is provided by the businessman according to accounting principle, separate entity principle. Okay, the businessman is considered as a separate person than the business, right? The businessman itself has its own entity whereas the business has its own entity. दोनों की entity अलग अलग होती है। तो यहां पर जो बिजनेसमैन है, he is considered as a creditor. Creditor means who has provided the funds, who has provided the goods. तो जो भी आपको पैसा देता है, he become your liability. उसको आपको पैसा वापस करना पड़ेगा इन फ्यूचर, तो इसलिए वो आपकी लायबिलिटी होगी। तो यहां पर कैपिटल के नाम से मैं लायबिलिटीज में एक लायबिलिटी क्रिएट कर रहा हूं, कैपिटल। Now the value of capital is 50,000 and that is the cash, right? तो कैश की वैल्यू कितनी है? 50,000 एंड कैपिटल की वैल्यू भी कितनी है? 50,000। बिकॉज वी हैव रिसीव्ड द कैश 50,000, इट विल हैव टू बी रिटर्न इन फ्यूचर 50,000। तो आज ये बिजनेस की असेट भी है और बिजनेस की लायबिलिटी भी है। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं कैश में 50,000 एंड इन लायबिलिटी ऑल्सो 50,000। जो कैश बिजनेसमैन ने आज बिजनेस को दिया है वो कभी ना कभी बिजनेस से इस पैसे को वापस मांगेगा। ठीक है, तो वन साइड इट इज कैश मीन्स असेट फॉर द बिजनेस, ऑन द अदर हैंड इट बिकम्स लायबिलिटी इन द नेम ऑफ कैपिटल, राइट? कैपिटल इज ऑल्सो लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस, इट इज कॉल्ड इंटरनल लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस। इससे पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि बिजनेस में जो लायबिलिटीज होती हैं उनको कई अलग अलग नाम से जाना जा सकता है। एक होता है इंटरनल लायबिलिटी और एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी मीन्स विद इन द पार्ट ऑफ द बिजनेस, जो बिजनेस के ही किसी पार्ट से हमको मिलती है वो इंटरनल लायबिलिटी होती है। और एक्सटर्नल का मतलब होता है जो आउटसाइड से हम पैसा बोरो करते हैं। ठीक है, वो कहलाती है एक्सटर्नल लायबिलिटी। ऑन द अदर साइड हम लायबिलिटीज को शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मीन्स करेंट एंड नॉन करेंट के नाम से भी स्पेसिफाई कर पाते हैं। ओके, द सेकेंड ट्रांजेक्शन इज बॉट फर्नीचर रुपीज 16,000। अभी फिलहाल हमारे पास 50,000 रुपए कैश है एंड ऑन द अदर हैंड हमारी लायबिलिटी है 50,000 की। अब हम बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए वी हैव टू परचेज सम थिंग्स। तो हम यहां पर परचेज कर रहे हैं फर्नीचर, राइट? फर्नीचर इज बीइंग परचेज्ड
बॉट फर्नीचर ₹16,000, हमने 16,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा है, राइट। अब इसमें कहीं पर भी ये स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि आपने ये फर्नीचर उधार खरीदा है। इट मीन्स यू हैव परचेज्ड दिस फर्नीचर फॉर कैश। तो इसके बाद क्या होगा वो बता रहा हूं। यू हैव टू पे कैश, तो कैश नाम की जो असेट है वो आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एंड इन प्लेस ऑफ दैट देयर विल बी वन मोर असेट नेम एज फर्नीचर। तो यहां पर अगला जो मेरा इफेक्ट आएगा वो बता रहा हूं आपको। यहां पे फर्नीचर कैश में 16,000 क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, बिकॉज मैंने इसको पे किया है फर्नीचर खरीदने के लिए। तो कैश विल डिक्रीज, लेकिन साइमल्टेनियसली मेरी एक नई असेट यहां पर जनरेट हो जाएगी, वो होगी फर्नीचर। तो अनदर कॉलम जो होगा वो होगा एक और असेट का, नाम है उसका फर्नीचर, एंड ये मेरा फर्नीचर होगा 16,000 का। इस तरीके से मेरी एक असेट कम हुई और एक असेट बढ़ गई। देयर इज नो इफेक्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि यहां पर बिजनेसमैन का कोई पैसा ना तो वापस किया गया है और ना ही उससे फर्दर कोई पैसा हमने लिया है। तो इसका मतलब कैपिटल में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ असेट में ही चेंज है। एक असेट बढ़ रही है और एक असेट कम हो रही है। तो यहां पर एक अकाउंटिंग इक्वेशन में मैंने आपको टाइप्स बताए थे कि कितने तरीके से अकाउंटिंग इक्वेशन अफेक्ट हो सकती है। तो दिस इज द वे, इंक्रीज इन वन असेट एंड डिक्रीज इन अनदर असेट। एक असेट मेरी बढ़ गई और एक असेट मेरी कम हो गई। तो टोटलिटी में यहां पर अगर अपन देखते हैं तो देयर इज नो चेंज, ओवरऑल असेट में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ नाम चेंज हुए हैं। कैश कम होके उसकी जगह एक नए नाम की असेट फर्नीचर यहां पर बढ़ गई है। तो टोटलिटी में असेट में कोई चेंज नहीं आया है और लायबिलिटीज में कैपिटल में कोई चेंज नहीं आया है। तो मेरी नई इक्वेशन जो होगी उसमें टोटल असेट मेरी उतनी ही रहेगी, लेकिन यहां पे एक से दो बन रही है। तो ये बचेगा मेरे पास 34,000 एंड एक नई असेट 16,000। टोटलिटी में मेरे पास स्टिल 50,000 की असेट है और ऑन द अदर हैंड आई हैव द लायबिलिटी ऑफ ₹50,000 इन द शेप ऑफ कैपिटल, राइट। अब इसके बाद मेरी इक्वेशन वापस मैच हो रही है 50,000 एंड 50,000। आफ्टर ईच ट्रांजेक्शन योर असेट्स एंड लायबिलिटीज विल ऑलवेज बी इक्वल। नाउ द थर्ड ट्रांजेक्शन इज परचेज गुड्स ₹20,000। अब हमने गुड्स परचेज किया है 20,000 का। अगेन हियर नॉट गिवन कि ये हमने क्रेडिट में परचेज किया है, यहां पे क्लियरली लिखा हुआ है परचेज गुड्स ₹20,000, नॉट मेंशन कि ये हमने कैश में खरीदा या क्रेडिट में खरीदा है। अगर कुछ भी मेंशन नहीं होता है तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि ट्रांजेक्शन इज फॉर कैश। तो इसका मतलब मैंने यहां पे कैश पे किया है और बदले में मैंने गुड्स परचेज किया है। तो अब इस ट्रांजेक्शन से मेरी कैश कम हो जाएगी क्योंकि आई एम पेइंग कैश। 20,000 कैश में से माइनस होंगे, देयर इज नो इफेक्ट ऑन फर्नीचर क्योंकि इस ट्रांजेक्शन में फर्नीचर नाम की कोई चीज नहीं है। अब मेरी एक नई असेट जिसको हम स्टॉक बोलेंगे या गुड्स बोलेंगे, वो एक नई असेट बन जाएगी, ठीक है। यहां पर मैंने कैश दिया है और बदले में मुझे कुछ मिला है, जो मिला है वो भी मेरी असेट है क्योंकि मैं उसको बेच के वापस रुपए में कन्वर्ट कर सकता हूं, ठीक है। तो स्टॉक जो है वो मेरी असेट है, एक नई असेट, और उसके बदले में मैंने जो पे किया है दैट इज कैश, दैट इज ऑल्सो असेट, लेकिन वो क्या हो रही है यहां पे डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो यहां पे 20,000 स्टॉक में इंक्रीज होगा एंड नो चेंज इन कैश, इसको हम यहां पर 0 लिख सकते हैं। और न्यू इक्वेशन जो मेरी बनेगी दैट इज नाउ 14,000 कैश, 16,000 फर्नीचर एंड 20,000 स्टॉक गुड्स। स्टिल कैपिटल इज 50,000, इट मीन्स total asset are equals to total
liability, right? If we make the total, it becomes 30,000. It is 20,000. Total होता है 50,000 and 50,000. This is the new equation. After each transaction, I am preparing new equation that shows the equality between the assets and liabilities. तो स्टार्ट फिर से देखें कि स्टार्टिंग हमने 50,000 की एक सिंगल असेट से की थी. आफ्टर दैट वी आर डूइंग द ट्रांजेक्शन वन आफ्टर वन एंड असेट्स आर गोइंग टू चेंज. कैश मेरी डिक्रीज होती जा रही है और उसके बदले में मेरे पास नई नई असेट यहां पे जनरेट होती जा रही हैं. तो यहां पर स्टार्टिंग हमने एक असेट से की थी और थर्ड इक्वेशन तक आते आते ये 3 असेट्स में कन्वर्ट हो गई है. ठीक है, लेकिन टोटलिटी जो है वो उतनी ही है. मतलब असेट में ना तो फाइनली टोटल अमाउंट डिक्रीज हुआ है और ना ही टोटल इंक्रीज हुआ है. इंडिविजुअल असेट कम या ज्यादा हो रही है, बट टोटल असेट्स आर स्टिल 50,000 and liability is also 50,000. Now the next transaction is sold goods costing rupees 8,500 to Ram for cash rupees 16,000. 8,500 8,500 का जो गुड्स है वो हमने राम को सेल आउट किया है 16,000 रुपीज में. बट यहां पे क्लियरली लिखा हुआ है द गुड्स आर सोल्ड फॉर कैश. इट मीन्स यू आर गिविंग गुड्स एंड गेटिंग मनी. तो एक चीज आप जो दे रहे हैं वो आपकी कम हो जाएगी और उसके बदले में जो आपको मिल रहा है वो आपके पास बढ़ जाएगा. ठीक है, तो यहां पर जो कैश मैं बेच रहा हूं वो है 16,000. मतलब ये कि मैंने गुड्स जो दिया है उसके बदले में मेरे पास जो रुपया मिलेगा, मुझे जो पैसा आएगा वो कितना होगा 16,000. तो कैश विल इंक्रीज बाय 16,000. तो इट विल बी एडेड टू कैश 16,000. Right? There is no change in furniture, but there is change in stock. क्योंकि मैंने क्या बेचा है? स्टॉक. तो स्टॉक में जब बेचूंगा तो मेरे पास स्टॉक कम होगा. तो स्टॉक में जो कम हो रहा है उसकी कॉस्ट कितनी है? 8,500. तो स्टॉक में जो कम होगा वो कितना होगा? 8,500. राइट? ये यहां से कम हुआ. अब अगर आप टोटलिटी में चेक करेंगे यहां पे तो यू विल फाइंड ये हो गया 30,000. इट इज 16,000. ये टोटल हो गया 46 और इसमें से जब आपने माइनस किया तो इट इज 11,500. राइट? अब अगर आप टोटल असेट का करेंगे तो इट इज 30 प्लस 16 46 46 प्लस 56 56 57,500 इज टोटल असेट. राइट? तो यहां पे अब आप देखेंगे कि टोटलिटी में आपकी असेट क्या हो गई है? इंक्रीज हो चुकी है. राइट? तो इसका मतलब यह है कि आपकी असेट साइड अगर बढ़ रही है तो लायबिलिटी साइड भी बढ़नी चाहिए, क्योंकि असेट्स और लायबिलिटीज हमेशा क्या होंगी? इक्वल होंगी. ठीक है, नाउ मैं अब आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं हाउ. ये 8,500 का जो गुड्स है वो आपने 16,000 में सेल किया है. राइट? तो इसका मतलब यहां पर है कि आपको 7,500 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है. वो प्रॉफिट जो है वो कैपिटल में ऐड होगा. तो यहां पर मैं ऐड करूंगा 7,500 और अब मेरी टोटल कैपिटल जो होगी वो 57,500 होगी. और टोटल ऑफ असेट अगर आप चेक करेंगे तो दैट इज ऑल्सो 57,500. मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि व्हाइल द प्रॉफिट्स आर एडेड टू द कैपिटल एंड लॉसेज आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द कैपिटल. बिकॉज ऑफ क्योंकि बिजनेस में जो बंदा आपको पैसा दे रहा है, राइट, ही इज टेकिंग द रिस्क. साथ में वो आपको पैसा दे रहा है तो उसके बदले में उसको आपको इंटरेस्ट पे करना चाहिए. बिकॉज क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति आपको पैसा देता है, अगर आप किसी से पैसा बोरो करते हैं, देन यू आर लायबल टू पे इंटरेस्ट. राइट? तो इंटरेस्ट के बदले में आप उसको क्या दे रहे हैं? प्रॉफिट दे रहे हैं. दूसरा ये कि व्हेन अ पर्सन वर्क्स फॉर यू, यू पे हिम सैलरी. यहां पर बिजनेसमैन ने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया है, साथ में वो बिजनेस की जितनी एक्टिविटीज होती हैं उनको भी परफॉर्म करता है. तो अगर वो बिजनेस की एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है, बिजनेस के हर काम को वो खुद करता है, तो ही इज एलिजिबल फॉर द सैलरी. राइट? अब आप उसको अलग से सैलरी कुछ पे नहीं कर रहे हैं, आप उसको इंटरेस्ट पे नहीं कर रहे हैं, तो इन सब के बदले में आप जो उसको पे करते हैं दैट इज द प्रॉफिट
क्योंकि पैसा भी बिजनेसमैन का है, मेहनत भी बिजनेसमैन की है, बिजनेस का यहां पर कुछ भी नहीं है। तो वॉट एवर इज अर्न बाय द बिजनेस मस्ट गो टू द बिजनेस मैन। ओके, अब यहां पर दूसरी चीज होती है कि वॉट एवर डिसीजंस आर टेकन बाय द बिजनेस ऑफ द बिजनेस आर टेकन बाय द बिजनेसमैन। देयरफॉर इफ देयर इज एनी लॉस इन द बिजनेस, that is due to decision of the businessman. The person who has taken the decision for the business, if there is loss, he must bear the loss also. तो अगर उसको प्रॉफिट लेने का हक है, प्रॉफिट लेने का राइट है, तो लॉस को बियर करने का भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो किसकी होगी? बिजनेसमैन की होगी। Therefore, अगर बिजनेस में कोई लॉस होता है तो उसकी कैपिटल में से डिडक्ट कर दिया जाता है, बिकॉज ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट लॉस। Okay, now we are coming to the next. Purchased goods from Mohan rupees 11,000. यहां पर लिखा हुआ है हमने गुड्स परचेज किए हैं मोहन से 11,000 के, राइट? Whenever you are given the name of any person in transaction, और साथ में ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि आपने कैश पे किया है या कैश रिसीव किया है, then transaction is considered as credit. Credit मतलब उधार। तो उधार का मतलब ये होता है कि आप पैसा उसका बाद में पे करेंगे। अगर आप पैसा बाद में पे करेंगे, इट मीन्स इट बिकम्स योर लायबिलिटी फॉर द टाइम बीइंग। वो आपकी लायबिलिटी बन जाएगा जब तक आप उसको पे नहीं करेंगे, वो आपकी लायबिलिटी रहेगा। लायबिलिटी का मतलब इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर यू और ऑन यू टू पे हिम इन फ्यूचर। तो यहां पर जो हमने गुड्स परचेज किया है, ऑब्वियसली इट इज नॉट अफेक्टिंग द कैश। यहां पर कैश पर कोई इफेक्ट नहीं है, बिकॉज वी आर नॉट पेइंग हिम कैश। ओके, नेक्स्ट इज यहां पर फर्नीचर नहीं है, देयर इज नो इफेक्ट ऑन फर्नीचर, बट वी आर बाइंग द गुड्स, तो स्टॉक विल चेंज। गुड्स हमने परचेज किया है तो स्टॉक विल इंक्रीज। तो हम यहां पर ऐड करेंगे 11,000। ओके, अब आते हैं अपन दूसरी तरफ। इस तरफ आपकी एक असेट बढ़ गई है, लेकिन दूसरी किसी असेट पर कोई इफेक्ट नहीं आया है। तो इसका मतलब ये कि अगर आप टोटलिटी में देखेंगे तो असेट साइड इज इंक्रीज्ड बाय 11,000। डेफिनेटली देयर शुड बी ए चेंज इन लायबिलिटी साइड ऑल्सो, राइट? तो यहां पर अपन आते हैं, कैपिटल में कोई चेंज नहीं है, बिकॉज ऑफ दिस गुड्स इज नॉट प्रोवाइडेड बाय द बिजनेसमैन। ठीक है, ओनर ने ये गुड्स प्रोवाइड नहीं किया है, तो हम उसकी कैपिटल में इसको एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। यहां पे हमें एक नई लायबिलिटी क्रिएट करनी पड़ेगी। वी हैव टू पे टू द राम। राम मीन्स द पर्सन हु हैज सप्लाइड अस गुड्स ऑन क्रेडिट, मीन्स ही इज क्रेडिटर। तो यहां पर एक नई लायबिलिटी जिसमें हम यहां नाम लिखेंगे क्रेडिटर। क्रेडिटर इज अ पर्सन हु सप्लाई अस गुड्स ऑन क्रेडिट। जो हमको उधार माल सप्लाई करता है वो कहलाता है क्रेडिटर। एंड क्रेडिटर्स आर लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस बिकॉज वी हैव टू मेक देम पेमेंट इन फ्यूचर। And on the other hand, debtors. Debtors means the person to whom we have sold our goods on credit and they will pay us in future. So debtors are our asset whereas creditors are our liability. Okay, तो यहां पर आप क्रेडिटर में आप लिखेंगे 11,000 बिकॉज क्योंकि राम को आपको कितना पे करना है 11,000। और अब आप न्यू इक्वेशन अगर आपकी चेक करेंगे तो 30,000 in cash, 16,000 in furniture, 22,500 in goods। टोटल ऑफ असेट अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 30, 46, 56, 66, 68, 500। और अब यहां पे आप टोटल करेंगे तो 57,500 इज द कैपिटल अमाउंट एंड 11,000 आर क्रेडिटर्स। टोटल ऑफ द लायबिलिटी इज 58,500 एंड टोटल असेट्स आर 58,500। नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। इंट्रोड्यूस
एडिशनल कैपिटल, बिजनेसमैन ने बिजनेस में और पैसा इन्वेस्ट किया, ठीक है, और पैसा बिजनेस में डाला। तो जब इसने पैसा डाला तो ऑब्वियसली पैसा मतलब रुपया, रुपया मतलब कैश, तो कैश पर इंपैक्ट आएगा। और साथ में ये पैसा किसने दिया है? बिजनेसमैन ने दिया है, तो उसकी कैपिटल पर इसका इफेक्ट आएगा। तो यहां पर आते हैं अपन 13,000 विल इंक्रीज इन कैश, नो चेंज ऑन फर्नीचर, नो चेंज इन स्टॉक। हाँ, अब ये जो फंड्स है ये किसने प्रोवाइड किए? बिजनेसमैन ने, तो उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, बिकॉज क्योंकि अब हमें उसको ये पैसा तो वापस करना ही होगा, जो अभी उसने हमको दिया है ये भी पैसा हमें उसको इन फ्यूचर रिटर्न करना होगा, तो इट विल बी एडेड टू कैपिटल। तो 13,000 में यहां पे कैपिटल में ऐड कर रहा हूं, और 11,000 जो इसका अमाउंट है वो एज इट इज कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं है। सॉरी, इसमें कोई चेंज नहीं है, यहां पे मैं 0 लिखूंगा, नई इक्वेशन में मैं इसकी वैल्यू को लिखूंगा। ओके, अब नई इक्वेशन जो होगी वो होगी कितनी? 43,000 इन कैश, 16,000 इन फर्नीचर, 22,500 in goods, 70,500 in capital and 11,000 in creditors. ओके, अब आप यहां पे इसका टोटल करके चेक कर सकते हैं। आपका जो टोटल आएगा वो आएगा 81,500, जो लायबिलिटी साइड में सेम टोटल आपको यहां पर आएगा जो असेट साइड में आपका है। अब इस क्वेश्चन को यहां से बिठा के ये वाली जो इक्वेशन है ऊपर लिख रहा हूं, उसके बाद फिर कुछ नए ट्रांजेक्शन यहां पे ऐड कर रहा हूं, ठीक है। ये हमारी न्यू इक्वेशन जो यहां पे लिख रहा हूं मैं, 43,000 इन कैश, 16,000 in furniture, 22,500 in stock, 70,500 in capital, 11,000 in creditors. ओके, ये मेरी न्यू इक्वेशन थी बिफोर ट्रांजेक्शन। तो ये एक न्यू इक्वेशन है, और अब मैं इसके बाद ट्रांजेक्शन लिख रहा हूं। ट्रांजेक्शन नंबर 7, डेप्रिसिएट फर्नीचर बाय 10%। जो फर्नीचर की वैल्यू है उसको आपको डेप्रिसिएट करना है। आई थिंक सो कि ये जो डेप्रिसिएशन वर्ड है वो मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। डेप्रिसिएशन इज सिंपली ए परमानेंट फॉल इन द वैल्यू ऑफ नॉन करेंट असेट। नॉन करेंट असेट मीन्स द असेट्स विच विल बी विद अस फॉर ए लॉन्ग पीरियड। वो सारी असेट जो हमारे साथ लंबे समय तक रहने वाली हैं, हम काफी टाइम तक, काफी 2, 3, 4, 5 साल, 10 साल तक उसको यूटिलाइज करेंगे, वो सारी असेट कहलाती है हमारी फिक्स्ड असेट्स या नॉन करेंट असेट। ओके, तो ये जो असेट होती है इनकी वैल्यू धीरे धीरे कम होती जाती है। जो वैल्यू कम होती है उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन, राइट। अब डेप्रिसिएशन को कितना चार्ज करना है ये हमें डिसाइड करना होता है, क्योंकि डेप्रिसिएशन में वैल्यू तो कम होती है, लेकिन एग्जैक्टली कितनी वैल्यू कम हो रही है ये हमें नहीं मालूम होता है जब तक कि हम उसको सेल आउट नहीं करेंगे। बट बिकॉज ऑफ कि हमने असेट को यूज करने के लिए खरीदा है, सेल करने के लिए नहीं खरीदा है, इसलिए हम उसमें हमारे हिसाब से कुछ पर्टिकुलर सिस्टम्स होते हैं, उस सिस्टम के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके और डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, ठीक है। तो जब हम असेट को डेप्रिसिएट करते हैं तो उसमें हमें कोई किसी को पैसा नहीं देना होता है, ना ही हमें कोई पैसा मिलता है। इट मीन्स इस ट्रांजेक्शन का कैश पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब बिकॉज ऑफ फर्नीचर की वैल्यू कम हो रही है तो ऑब्वियसली फर्नीचर पर इसका इफेक्ट होगा, तो हम फर्नीचर में से माइनस करेंगे फर्नीचर का 10%, दैट इज 1600। ओके, इसका स्टॉक से कोई रिलेशन नहीं है, स्टॉक में 0 रहेगा। उसके बाद अब ये जो फर्नीचर में हमारा लॉस हो रहा है, ठीक है, फर्नीचर की वैल्यू कम हो रही है, इट इज सिंपली वी कैन से कि इट इज लॉस टू द बिजनेस।
तो जब भी लॉस होगा बिजनेस को तो कैपिटल में से माइनस किया जाएगा। तो हम यहां पर इसमें से माइनस करेंगे 1600, राइट। नो इफेक्ट ऑन क्रेडिटर। अब मेरी नई इक्वेशन जो होगी वो क्या होगी, 43,000 स्टिल मेरे पास कैश है, यहां पे मैंने माइनस किया तो 14,400 मेरे फर्नीचर की वैल्यू रह गई है और 22,500 स्टॉक की वैल्यू। कैपिटल कम हो रही है तो 0,0,9,8 एंड 68,900 की मेरे पास कैपिटल रह जाएगी एंड 11,000 की मेरी लायबिलिटी है। इस तरीके से मेरी इक्वेशन एक नई इक्वेशन बन गई है और अब मैं ट्रांजैक्शन नंबर 8 को लूंगा। ट्रांजैक्शन नंबर 8 में जो हम ले सकते हैं वो है गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज ₹2,500। दिस इज द ट्रांजेक्शन कि बिजनेसमैन अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से गुड्स विड्रॉ कर रहा है, ठीक है। तो क्या यहां पर कैश पर कोई इफेक्ट आएगा? ऑब्वियसली ट्रांजेक्शन में कैश का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो नो चेंज इन कैश, नो चेंज इन फर्नीचर, बट द गुड्स इज विड्रॉन, देयरफॉर गुड्स विल डिक्रीज। गुड्स विड्रॉ किए हैं तो गुड्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो यहां पर माइनस करेंगे हम 2,500। ओके, अब बिजनेसमैन ने ये पैसा, ये गुड्स अपने काम के लिए निकाला है, तो इसका मतलब ये होगा कि गुड्स के कारण कैपिटल जो है वो कम हो जाएगी। जितना हमें देना था उसमें से कुछ वो सामान ले चुका है, तो ड्रॉइंग्स नाम की जो चीज होती है वो कैपिटल में से माइनस हो जाएगी। माइनस आप करेंगे यहां पे 2,500 और इस पर कोई इफेक्ट नहीं है। हमारी न्यू इक्वेशन जो बनेगी उसमें 43,000 वी आर हैविंग कैश, 14,400 is our furniture and goods are now of 20,000। गुड्स जो हैं वो डिक्रीज होके कितने रह गए हैं, 20,000 के। अब अपन कैपिटल को चेक करते हैं तो 0, 0, 4, 6 and 6। कैपिटल इज नाउ ऑफ ₹66,400 and creditors are 11,000। नाउ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो मैं यहां पर ऐड कर रहा हूं वो है सोल्ड गुड्स costing ₹10,000 for ₹18,000। out of which ₹8,000 received in cash। ओके, यहां पे जो ट्रांजेक्शन है वो ये है कि हमने 10,000 के गुड्स को 18,000 रुपए में सेल आउट किया है, जिसमें से 8,000 रुपए हमें कैश मिले हैं। बाकी का जो ट्रांजेक्शन है वो माना जाएगा उधार, राइट। यहां पे मैंने
क्रेडिट जिसको भी बेचा है उसका नाम नहीं लिखा है, आप कोई भी नाम इसमें अज्यूम कर सकते हैं, बट हम उसको बोलते हैं डेटर। तो इस ट्रांजेक्शन से कहां कहां इंपैक्ट आएंगे वो आपको बता रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल 8,000 वी आर रिसीविंग, तो कैश विल इंक्रीज बाय 8,000, तो आप 8,000 रुपए कैश में प्लस करेंगे। देयर इज नो चेंज इन फर्नीचर, गुड्स इज बीइंग सोल्ड, कितने का गुड्स था जो हमने सेल आउट किया वो 10,000 का था, तो गुड्स विल डिक्रीज बाय 10,000, यहां पे आप माइनस करेंगे 10,000। ओके, अब ये जो गुड्स है वो आपने सेल आउट किया है 18,000 रुपए में से, 18,000 रुपए में से 8,000 रुपए आपको मिल चुके हैं। ओके, मीन्स 10,000 स्टिल टू बी रिसीव्ड, जो आपको रिसीव होना बाकी है वो फॉर द टाइमिंग आपका बन जाता है डेटर। तो जिनको भी हमने उधार माल बेचा है दे आर अवर डेटर, यहां पे एक नई असेट जनरेट होगी डेटर्स, और यहां पे आप ऐड करेंगे 10,000, एक नई असेट। अब आप देखें कि जो 10,000 का गुड्स था वो आपने टोटल 18,000 में बेचा है, जिसमें से 10,000 आपको रिसीव होना बाकी है और 8,000 आप रिसीव कर चुके हैं। तो जो रिसीव कर चुके हैं दैट विल अफेक्ट द कैश, तो यहां पे कैश में प्लस हुआ, इसमें कोई चेंज नहीं है। गुड्स विल डिक्रीज बिकॉज हमने 10,000 का गुड्स सेल आउट कर दिया है, तो स्टॉक में से 10,000 माइनस हो जाएगा, एंड 10,000 विच वी हैव टू स्टिल रिसीव्ड दे आर अवर डेटर, तो एक नई असेट यहां पे जनरेट होगी डेटर्स के नाम से। और अब अपन देखें कि यहां पे इस गुड्स को जो 10,000 का था हमने टोटल सेल आउट किया 18,000 में, तो 18,000 में अगर हम सेल आउट कर रहे हैं तो 8,000 का हमको प्रॉफिट हो रहा है, दैट विल बी एडेड टू द कैपिटल 8,000, कैपिटल में यहां पे प्लस होगा, देयर इज नो चेंज इन क्रेडिटर्स, और अब हमारी टोटल जो असेट्स हो जाएगी न्यू इक्वेशन, ये हो जाएगा 51,000 is cash now, 14,400 furniture, 10,000 stock, 10,000 debtors, ये मेरी टोटल असेट। और अब इधर आते हैं तो ये हो जाएगा 74,400, ये हमारी कैपिटल, और 11,000 ये हमारे क्रेडिटर्स। ओके, अब मैं यहां पे नया ट्रांजैक्शन जोड़ रहा हूं, ट्रांजैक्शन नंबर 10, पेड रुपीज 10,500 to creditors, in full settlement। यहां पर हम क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे हैं, जो पेमेंट हमें करना था 11,000, उसके बदले में मैंने सिर्फ 10,500 का पेमेंट किया है, और साथ में लिखा हुआ है फुल सेटलमेंट। व्हेनेवर फुल सेटलमेंट वर्ड इज यूज्ड देयर इज डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट वहां पर होता है, तो वो आपको या तो प्रॉफिट हो सकता है या लॉस हो सकता है। ठीक है, अब यहां पे देखें कि ये आपके लिए प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। वी हैड टू पे 11,000 एंड वी आर पेइंग 10,500 इन फुल सेटलमेंट, मतलब 11,000 के बदले में आपने सिर्फ 10,500 रुपए पे किए और आपका पूरा पेमेंट कंप्लीट मान लिया जाएगा। इट मीन्स वी आर सेविंग 500 रुपीज इन अवर पॉकेट। तो ये जो 500 रुपीज है ये यहां पे हमारे लिए बेनिफिट है, प्रॉफिट है, इनकम है, दैट विल बी एडेड टू द कैपिटल। तो अब यहां पर अपन आते हैं, पेमेंट हम कर रहे हैं तो कैश कम होगा 10,500 से। ओके, उसके बाद इसमें कोई चेंज नहीं, इसमें कोई चेंज नहीं, इसमें कोई चेंज नहीं। यहां पे आपको 500 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि 11,000 के बदले में आपने 10,500
500 पे किए हैं और पेमेंट ओवर हो गया है। पेमेंट आपने क्रेडिटर को किया है, क्रेडिटर को पेमेंट भले ही आपने 10,500 किया है, लेकिन क्रेडिटर्स आपके पूरे खत्म हो जाएंगे क्योंकि ये फुल सेटलमेंट माना गया है। इट मींस इट इज इक्वल टू 11,000। तो आप यहां पर माइनस करेंगे 11,000 और इस तरीके से आपके क्रेडिटर्स जो हैं वो जीरो हो जाएंगे नई इक्वेशन में। यहां पर हो जाएगा 74,900 रुपीज। ये 10,000 एज इट इज रहेगा। यहां पर आते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं है, 10,000 स्टिल यहां पर भी ऐसा ही रहेगा। उसके बाद आप यहां आते हैं 14,400, इसमें कोई चेंज नहीं है, ये भी एज इट इज रहेगा। एंड लास्ट यहां पर आपके अमाउंट माइनस हो रहा है 0, 0, 5 और 0, 40,500। ये आपका नया इक्वेशन बनके आया है। और अब लास्ट एक और ट्रांजेक्शन मैं यहां पे ऐड कर रहा हूं और उसके बाद ये क्वेश्चन मैं खत्म कर दूंगा। ट्रांजेक्शन नंबर 11, रिसीव्ड रुपीज 9,800 from debtor in फुल सेटलमेंट। जैसे अभी अपन ने ऊपर क्रेडिटर्स को पेमेंट किया फुल सेटलमेंट में, जितना पेमेंट करना था उससे कम, उसी तरीके से डेटर्स जिनसे हमें 10,000 रुपीज लेना है, दे आर पेइंग अस 9,800 इन फुल सेटलमेंट। मतलब वो हम उनको 200 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हैं। तो वी आर गेटिंग द मनी, मीन्स कैश विल इंक्रीज। यहां पर प्लस होगा 9,800, नो चेंज, नो चेंज। यहां पे डेटर्स जो है वो आपके पूरे 10,000 से माइनस हो जाएंगे क्योंकि इक्विवेलेंट वैल्यू आपकी जो है वो 10,000 है। ऑल्दो दे हैव पेड यू ओनली 9,800, बट इट विल बी कंसीडर्ड एज दैट दे हैव पेड फुल अमाउंट टू यू। तो यहां पे आपको डेटर्स में से 10,000 माइनस करने पड़ेंगे बिकॉज दे विल पे नथिंग इन फ्यूचर। ओके, अब यहां पर जो पैसा आपको मिलना चाहिए था 10,000, एक्चुअली यू रिसीव ओनली 9,800। देयर इज अ लॉस ऑफ ₹200, तो ये कैपिटल में से माइनस हो जाएगा और आप इसको यहां पे माइनस करेंगे। ये ऑलरेडी पहले ही ओवर हो चुका है। यहां पे अब आप टोटल करेंगे, न्यू इक्वेशन आएगी, तो 0, 0, 50,300, 14,400, 10,000, ये 0 हो जाएगा। यहां पे बचेंगे अपने पास 74,700। अगर आप टोटल करेंगे तो आपकी जो असेट्स हैं, आप देखें 4 और 3 700 रुपए ये हो जाते हैं। उसके बाद 50, 10 60, 10 70 और ये 74,700। इस तरीके से ये इक्वेशन, अब आई थिंक सो कि इक्वेशन काफी कुछ आपको आई होगी और आपसे मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप बुक के जो इलस्ट्रेशंस हैं वो कंप्लीट करें और बुक में जो अनसॉल्व क्वेश्चन दे रखे हैं उनको भी ट्राई करें। अगर नहीं आता है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी बिकॉज इट इज अ न्यू सब्जेक्ट फॉर यू और नया सब्जेक्ट होने के नाते ये आपके लिए काफी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है अगर आप इस पर कंसंट्रेट नहीं करेंगे तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप बुक के जो एग्जाम्पल्स हैं उनको भी सॉल्व करें, बुक में जो अनसॉल्व क्वेश्चन दे रखे हैं उनको भी ट्राई करें। नहीं आते हैं तो आप बेशक मुझसे पूछ सकते हैं, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अनटिल अनलेस यू डू, तब तक कुछ भी नहीं होगा क्योंकि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता हूं जब तक आप लोग कुछ कोशिश नहीं करेंगे, राइट। अब मैं आपको बताने जाऊंगा अगले उसमें कि हम अकाउंट्स को कैसे प्रोसेस करते हैं, रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट कैसे की जाती है, जर्नल एंट्रीज कैसे प्रिपेयर की जाती हैं और उनके रूल्स क्या होते हैं।